गांव में रमेश नाम का एक किसान अपनी पत्नी पार्वती और बेटे विनय के साथ रहता था। उसकी छोटी सी जमीन ही उसकी दुनिया थी। रमेश अपनी मेहनत से खुश था, पर उसकी पत्नी पार्वती अक्सर अभावों की शिकायत करती थी। पार्वती, अभी और कितनी देर लगेगी? लोग खेतों पर निकल चुके हैं और मैं रोज की तरह लेट हो रहा हूँ। हे भगवान, इतनी जल्दी काहे की है? मैं यहाँ चूल्हे में फूंक मार मार के परेशान हो गई हूँ और तुम बस जल्दी करने को कह रहे हो। खाना बनने में 15 मिनट और लगेंगे। ये तो तुम्हारा रोज का किस्सा है। मैं बैलों को तैयार करता हूँ, तुम खाना पैक कर दो। रमेश बाहर जाता है, पार्वती खाना पैक करती है। अपना खाना समय पर खा लेना। काम में लगने के बाद आप भूल जाते हैं। काम पर जाते समय तो तुम कितनी अच्छी हो जाती हो और कभी कभी बेवजह नाराज हो जाती हो। तुम्हारा यह व्यवहार आज तक समझ नहीं आया। रमेश अपने बैलों को लेकर खेतों की ओर निकल जाता है। रमेश हल चला रहा है। बूढ़ा बैल सोहन अचानक थककर जमीन पर गिर जाता है। अरे सोहन, क्या हुआ? थक गए? बेचारे, तुम भी अब बूढ़े हो गए हो। अब बस थोड़ी देर और हम दोनों घर चलेंगे। कल ही मैं नए बैल खरीद लूंगा। थोड़ी देर बाद रमेश और बैल दोनों थक जाते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। पार्वती, बैलों को चारा और पानी डाल दो। मैं हाथ पैर धोकर आता हूँ, तब तक मेरा खाना लगा दो। मैं सारा दिन काम करके थक गई हूँ, मुझ में ताकत नहीं है। आप खुद ही खाना ले लो और बैलों को भी चारा डाल दो। मेरा कहा तो तुम कभी मानोगी ही नहीं, है ना? रमेश खाना खाता है और फिर बैलों को चारा पानी देता है। कल मुझे दूसरे गांव जाना है नए बैल खरीदने के लिए। पता नहीं कितना खर्च होगा। अरे, हमारे पास ये बैल तो है, फिर नए की क्या जरूरत है? पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? विनय बद्दा हो रहा है, हमें उसे शहर में पढ़ाने के लिए भी भेजना है। सोहन अब बूढ़ा हो गया है, वह खेत में काम नहीं कर पाता। खेती के बिना हम विनय को कैसे पढ़ाएंगे? मैं पैसों से नए बैल खरीदता हूँ और फिर खेती करके विनय की पढ़ाई के लिए पैसे जमा कर लेंगे। अगर यह खेती के लायक नहीं है तो उसे खिलाने पर पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? इसे कसाई को बेच दो। पार्वती, तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो? सोहन ने इतने सालों तक हमारी सेवा की है। मैंने क्या गलत कहा? हर कोई यही करता है। यह अब हमारे किसी काम का नहीं है, इसे बेचना ही सही है। मैं इसे खिलाने पर पैसा बर्बाद नहीं करूंगी। इसने हमारे लिए इतनी मेहनत की, फसल को शहर तक पहुंचाया, और तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि इसे बेच दो। क्या तुम्हें इस पर जरा भी दया नहीं आती? आप मेरी बात कब सुनते हो? ये फालतू का खर्चा है, पर मुझे क्या? आप जो चाहो सो करो। अब से मैं कुछ नहीं कहूंगी। सोहन ने इतने समय तक हमारी सेवा की, यह मेरे मरने तक मेरे साथ ही रहेगा। मुझे तुमसे जगदधा नहीं करना। मुझे कल शहर जाना है। अब मैं सो जाता हूँ। मुझे भी आपसे लड़ाई करने का कोई शौक नहीं है। आप वैसे भी अपनी मर्जी ही चलाते हो। रमेश सो जाता है। अगले दिन सुबह होते ही रमेश नए बैल खरीदने के लिए दूसरे गांव की ओर निकल जाता है। रमेश एक व्यापारी से मिलता है। अरे रमेश, आज यहाँ कैसे? मुझे 2 जवान बैल चाहिए। क्या तुम्हारे पास हैं? हाँ, क्यों नहीं। 15 दिन पहले ही 2 जवान बैल खरीदे थे। एक किसान को पैसों की जरूरत थी, बेचकर चला गया। चलो तुम्हें दिखाता हूँ। व्यापारी रमेश को बैलों के पास ले जाता है। दोनों बैल सुंदर और जवान दिखते हैं। ये रहे वो दोनों बैल, बहुत ही मजबूत और अच्छे हैं। हाँ, मुझे ऐसे ही बैलों की तलाश थी। इनकी क्या कीमत है? केवल 10,000। हे भगवान, इतनी कीमत? कुछ कम नहीं हो सकता क्या? मैंने इन्हें 8,000 में खरीदा था। एक बैल 4,000 का है और 15 दिन से इन्हें खिला रहा हूँ। इनका खर्चा तो मुझे कीमत में चुकाना ही पड़ेगा ना। मैं तुम्हें 9,000 दे सकता हूँ। एक बैल के 4,500। ठीक है रमेश, तुम 9,000 ही दे देना, क्योंकि मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ। लेकिन भाई, खेती तो बारिश पर निर्भर है।
पिछले साल की तरह इस साल भी बारिश नहीं हुई तो नुकसान होगा। तुम इतना खर्च क्यों कर रहे हो? और तुम्हारे पास एक बैल पहले से ही है, तुम इन सबको कैसे खिलाओगे? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। आसपास के किसान भी परेशान हैं, लेकिन मेरे खेत के पास से एक नहर जाती है जो हमारे जमींदार मणिराम जी की जमीन पर है। मैं उन्हें कुछ पैसे देकर थोड़ा पानी ले लूंगा। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। रमेश बैलों को लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद वह अपने बैलों के साथ अपने घर पहुंच गया। पार्वती, देखो, मैं 2 नए बैल ले आया हूँ। बताओ कैसे लगे? क्या बात है, यह बैल तो बड़े ही ताकतवर नजर आ रहे हैं। महंगे होंगे ना? क्या कीमत दी आपने? हाँ, तुम सही कह रही हो। ये जवान और ताकतवर है, इसीलिए मुझे इनके लिए पूरी जमा पूंजी देनी पड़ी गई। लेकिन ये हमारी खेती के लिए लंबे समय तक काम आएंगे। आप पुराने बैल की बात भी उसी व्यापारी से कर लेते। तुम अपनी बकवास बंद करो। जब तक यह या मैं मर नहीं जाते, हम दोनों साथ ही रहेंगे। आगे से तुम इस बारे में कुछ नहीं कहोगी, ठीक है? ठीक है, लेकिन आपने सारे पैसे तो इन बैलों पर खर्च कर दिए। अब आप बीज कैसे लाएंगे? और बारिश नहीं हुई तो क्या करेंगे? भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। मैं आज ही अपने गांव के सेठ मोहनदास से कुछ पैसे उधार ले लूंगा और उनसे बीज ले आऊंगा, और थोड़े पैसे जमींदार को देकर खेत में पानी ले लूंगा। फिर अगले ही दिन रमेश सेठ मोहनदास के यहाँ जाता है। रमेश सेठ मोहनदास से मिलता है। सेठ जी, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं इस बार की खेती करके आपके पैसे लौटा दूंगा। मेरे पास जो भी पैसे थे, मैंने उनसे 2 नए बैल खरीद ली। अब मुझे बीज लाने के लिए पैसे चाहिए, और पानी के लिए मैं जमींदार को कुछ पैसे दे दूंगा। रमेश की बात सुनकर सेठ मोहनदास बहुत गुस्सा हो जाता है। रमेश, तुम अपनी औकात से बाहर बात कर रहे हो। अगर तुम्हें 1000 चाहिए तो तुम्हें अपने दोनों बैल मेरे पास गिरवी रखने होंगे। लेकिन सेठ जी, मैं खेतों में बीज डालने के बाद आपको मेरे दोनों बैल दे जाऊंगा। ठीक है रमेश, तुम शाम होने तक दोनों बैल यहाँ खुद दे जाना, वरना मेरे आदमी लेने आ जाएंगे। रमेश के पास कोई रास्ता नहीं था। वह मान जाता है और पैसे लेकर चला जाता है। फिर अगले ही दिन से रमेश अपने खेतों में काम शुरू कर देता है। रमेश सुबह से लेकर शाम तक अपने खेत में बहुत मेहनत करता है और बीज बो देता है। सुनो, आज तुम्हें नए मालिक के पास जाना पड़ेगा, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें जल्दी ही वहां से छुड़वा लूंगा। जैसे ही मेरी फसल कटेगी, वैसे ही मैं सेठ जी को पैसे देकर तुम्हें वहां से छुड़वा लूंगा। रमेश बैलों को लेकर सेठ मोहनदास के घर जाता है और उन्हें वहां छोड़ दचकर वापस अपने घर चला जाता है। कुछ ही महीनों में रमेश की फसल तैयार हो जाती है। मैं कल ही फसल को काटकर मंडी में बेच आऊंगा और मेरे दोनों बैलों को छुड़वा लूंगा। रमेश अपने घर चला जाता है। सेठ मोहनदास का आदमी आकर उसे यह बात बताता है। सेठ जी, रमेश ने कल फसल काट ली तो वह आपके पैसे दे देगा और अपने बैल छुड़वा लेगा। मुझे ऐसा कुछ करना पड़ रहेगा जिससे रमेश मेरे पैसे नहीं चुका पाए और मैं उसके बैल हड़प लूं, और साथ ही साथ उसकी जमीन भी हड़प लूं। सेठ जी, अगर अपन रमेश की फसल में आग लगा दें तो ना रहेगी बांस तो ना बजेगी बांसुरी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन यह काम अपन को आज रात ही करना पड़ रहेगा। रात होती है। सेठ मोहनदास और उसका आदमी रमेश के खेत में जाते हैं और फसल में आग लगा देते हैं। फिर वे भाग जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर जब रमेश अपने खेतों में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर रमेश के होश उड़ गए। हे भगवान, ये कैसे हो गया? अब मैं क्या करूंगा? मैंने कितनी मेहनत से अपनी यह फसल उगाई थी। मेरे सारे सपने अधूरे रह गए। सेठ मोहनदास वहां आता है। क्या हुआ रमेश? तेरे खेतों में आग कैसे लग गई? पता नहीं सेठ जी, ये कैसे हुआ। लेकिन सेठ जी, अब मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने आपसे जो भी कर्ज लिया था, वह सारा पैसा मैंने अपनी खेती में लगा दिया था। सोचा था फसल बेचकर आपका सारा कर्ज चुका दूंगा और मेरे बैल वापस ले लूंगा। अब मेरे परिवार का क्या होगा? रमेश, वह सब मुझे नहीं पता,
मुझे तो मेरे कर्ज की रकम चाहिए। अगर तुम नहीं दे पाओ तो तुम अपने बैलों को भूल जाना। सेठ मोहनदास वहां से चला जाता है। क्या हुआ सेठ जी? देखो, अपनी तरकीब काम कर गई। अपन ने रमेश के दोनों बैल हड़प लिए। हाँ, तुम्हारी तरकीब काम कर गई, लेकिन अब मुझे रमेश की जमीन भी चाहिए, क्योंकि रमेश की जमीन बहुत ही उपजाऊ है। उसका क्या उपाय है? अरे सेठ जी, क्यों चिंता करते हो? जैसे अपन ने रमेश के खेतों में आग लगाई है, वैसे ही आज रात अपन उसके घर में भी आग लगा देते हैं। फिर उसी दिन की रात रमेश का परिवार सो रहा था। तभी सेठ मोहनदास और उसका आदमी वहां आ जाते हैं और रमेश के घर में आग लगा देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। लोग रमेश के घर को जलते हुए देख रहे हैं। तभी विनय के चिल्लाने की आवाज आती है। भीड़ में खड़ा अजय हिम्मत करके घर में जाता है। रमेश और पार्वती तो आग में जल गए हैं, लेकिन विनय विनय जिंदा है। अजय विनय को उठाकर बाहर ले आता है। अगले दिन अजय ने रमेश और उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया और उधर सेठ मोहनदास ने रमेश की जली हुई झोपड़ी की जगह भी अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन अजय विनय को लेकर शहर चला जाता है। चाचा, मेरी आंखों के सामने मेरे माता पिता जलकर मर गए। मैं जानता हूं बेटा, अगर मैं तुझे शहर लेकर नहीं आता तो शायद सेठ मोहनदास अपने आदमी के साथ मिलकर तुझे भी मार देता। अपने जीवन में एक बात कभी मत भूलना, सेठ मोहनदास और उसके आदमी ने मिलकर अपनी चालाकी से पूरे गांव की जमीन हड़प ली और उन दोनों ने ही तेरे परिवार की हत्या की है। अपने अंदर कभी भी बदले की आग को बुझने मत देना। तुझे पढ़ा लिखा कर एक पुलिस वाला बनाऊंगा। अजय की बात सुनकर विनय रोने लगा और उसी दिन से मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। कुछ सालों बाद PRH लिखकर विनय एक पुलिस वाला बन गया। अब वह पूरे 28 साल का हो चुका था। चाचा, आपने जो मेरे ऊपर उपकार किए हैं मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैं आज अपने गांव जा रहा हूँ सेठ मोहनदास और उसके आदमी को अरेस्ट करने। हाँ बेटा विनय, जाओ अपने गांव और सेठ मोहनदास को उसके कर्मों की सजा दो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। विनय सीधा सेठ मोहनदास के यहाँ जाता है और उसे और उसके आदमी को गिरफ्तार करके थाने ले आता है। लाठी के डर से उनसे सारे जुल्म कबूल करवाता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। कभी कोई गरीब के साथ बुरा करके खुश नहीं रह पाता है।